हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स मैं पूर्व की बात आज भी समाजशास्त्र विषय अर्थात सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप सभी के बीच लेकर आया हूं। फ्रेंड्स आप सभी में जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी जीडीसी एमपीसेट डीएसएसबी यूपीएससी यूपीपीएससी फ्रेंड्स झारखंड और राजस्थान छत्तीसगढ़ केबीएस एनबीएस यदि आप बिहार स्टेट से हैं तो किसी भी फ्रेंड्स ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये जो मैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस क्लास को आप मिस ना करिएगा फ्रेंड, ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में इस क्लास का आपका ज़रूर सहयोग मिलेगा फ्रेंड्स आप ये मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में एमपी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स जो है। यदि आप उसकी तैयारी करते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इस क्लास का। फ्रेंड्स आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका आज का प्रश्नोत्तर नंबर ये क्या है फ्रेंड्स ये आप सब मत सोचिएगा कि ये जो मैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ किसी एक विशेष एग्ज़ाम के दृष्टि से लेकर आता हूँ फ्रेंड्स ये जो मैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ, यदि आप समाजशास्त्र विषय से तैयारी करते हैं चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी और जीआईसी किसी भी, तो हर एक उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज का आप सभी का प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी के लिए देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पुस्तक का लेखक है। फ्रेंड्स ये सिंपल सा है प्रश्न, कह रहा है कि वर्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए विलियम गुडे, ऑप्शन बी डेविड कपूर, ऑप्शन सी माइकल एंडरसन, ऑप्शन डी है रोनाल्ड फ्लेचर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आप सब भी बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ये है ए विलियम गुडे। ये जो आपके विलियम गुडे हैं वर्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पुस्तक के लेखक हैं आपके। और ये जो आपके विलियम गुडे ने वर्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न नामक पुस्तक लिखा है, इसको इन्होंने 1963 में द फ्री प्रेस ऑफ गैलेंसो न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुई है ये पुस्तक। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा 1963 में द फ्री प्रेस ऑफ गैलेंसो न्यूयॉर्क से जो है प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक जो आपका जापान चीन भारत और पश्चिम उप सहारा अफ्रीका अरब देशों में पिछली आधी सदी से होते हुए पारिवारिक पैटर्न पे मुख्य रूप से परिवर्तनों को व्याख्या करता है। फ्रेंड्स ये पुस्तक जो आपका है वर्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली, तो इनके जो है कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप क्लास के शुरू में ही कापी और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो क्लास के में कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं उसको नोट करते जाइए ताकि एक छोटा सा नोट्स बन जाए। एग्ज़ाम के समय आप इसको रिवीजन करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा आपका परीक्षा में। तो इनके कुछ पुस्तकें हैं आप नोट कर लीजिएगा। पुस्तक नंबर 1 है इनका, मैं नोट करा देता हूँ। नंबर 1 है चॉइस ऑफ मेट विद स्पेशल नोट्स ऑन मैरिज विद किन एंड ऑन पोलोगेमी। और दूसरी पुस्तक इनकी है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टि से इसलिए नोट करा रहा हूँ। विलियम गुडे की है ये पुस्तक, एज एट मैरिज अगली पुस्तक है इनकी। तीसरी पुस्तक जो है आप नोट करिएगा, फर्टिलिटी एंड कंट्रोप्शन विद कमेंट्स वेयर अप्रोप्रिएट एंड इनफेंटिसाइड। और अगली पुस्तक इनकी है आप नोट कर लीजिएगा, जो है चौथी पुस्तक इनकी है फ्रेंड्स, आप नोट करते जाइएगा, द स्टैंडर्ड फैमिली। अगली पुस्तक है इनकी जो है ये 5वीं पुस्तक जो बता रहा हूँ अब मैं, रोल रिलेशंस विथिन द फैमिली
स्पेशली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगली पुस्तक इनकी है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। वुमेन्स पोजीशन आउटसाइड द होम एंड पर्टिकुलर ले इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ये इनकी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आप नोट कर लीजिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, जो एग्ज़ाम में काफ़ी आपका सहयोग प्रदान करेगा। गुडे का मानना है कि औद्योगिकरण के कारण दुनिया भर में जो पारिवारिक पैटर्न है 20वीं सदी के मध्य के पश्चिमी वैवाहिक परिवार के समान होंगे। अपने बच्चों के पारिवारिक जीवन पर माता पिता का नियंत्रण कम हो जाएगा और यह कि वैवाहिक परिवार की विचारधारा का प्रसार उन देशों में भी होगा जहां व्यापक औद्योगिकरण नहीं हुआ था। ये आपके विलियम गुडे का मानना है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 2, ये क्या कह रहा आपका प्रश्न उत्तर नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है सामाजिक अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध है। प्रश्न ध्यान से जो है आप लोग देखिएगा। कह रहा सामाजिक अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध है। तो कैसा संबंध है? आपका ऑप्शन ए दिया है सामाजिक संगठन, ऑप्शन बी सामाजिक नेटवर्क, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक संस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 2 का आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन बी सामाजिक नेटवर्क इसका, क्योंकि जो है सामाजिक अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध को सामाजिक नेटवर्क कहा जाता है। तो सामाजिक नेटवर्क का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सामाजिक व्यक्ति या अभिकर्ता के लिए किया जाता है जो एक से अधिक सामाजिक संबंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। फलस्वरूप वे एक सामाजिक नेटवर्क की रचना करते हैं। तो जैसे आप समझ गए होंगे, जैसे आपके नातेदारी है, संप्रेषण मित्रता है, सत्ता है, लैंगिक संपर्क, इसी की कुछ एग्जाम्पल हैं जो है सामाजिक नेटवर्क, जो हम एक लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं नाते रिश्तेदारी के रूप में। तो इसी के बारे में सामाजिक नेटवर्क की चर्चा करते हैं। अब आपके एक जो है और हैं सामाजिक नेटवर्क के सिद्धांत का जो देते हैं आपके जे.एल. मोरिनो हैं। इन्होंने जो है सामाजिक नेटवर्क का सिद्धांत भी दिए हैं। सामाजिक नेटवर्क के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय आपके जो समाजशास्त्री हैं कौन, हैरिसन व्हाइट को दिया जाता है। ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम अब भी, क्योंकि ये यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पूछा जा चुका है। ये आप नोट कर लिए, सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत का विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपके हैरिसन व्हाइट को दिया जाता है इसका श्रेय। अब आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर ये 3 आपका क्या कह रहा है, देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 3। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या पर जनसंचार माध्यम यानी कि मास मीडिया, जनसंचार माध्यम यानी कि मास मीडिया इंग्लिश है, और संस्कृत उद्योग के प्रभाव की आलोचना की है? तो आपका ऑप्शन है ए उलिजिस बेक हैं, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड शूज है, ऑप्शन सी है थियोडोर एडोर्नो है, ऑप्शन डी है एर्नेस्ट बर्गेस है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का? तो आप ही बताइएगा। तो इसका आंसर है थियोडोर एडोर्नो, ऑप्शन सी ये जो है इसका आंसर है। आप देखिएगा थियोडोर एडोर्नो। तो ये क्या कहते हैं आपके थियोडोर एडोर्नो जो हैं जनसंख्या पर जनसंख्या माध्यम और संस्कृत उद्योग के प्रभाव की आलोचना इन्होंने किया, यानी कि मास मीडिया के द्वारा। तो इनका जो थियोडोर डब्ल्यू एडोर्नो हैं, ये आपके थियोडोर डब्ल्यू एडोर्नो इनका पूरा नाम है। ये 20वीं शताब्दी के जो है प्रसिद्ध दार्शनिक, समाज वैज्ञानिक और संस्कृत के आलोचक रहे हैं आपके एडोर्नो। ये जो है आपके जर्मनी के नाजी बर्बरता और अमेरिका की पूंजीवादी सभ्यता में पनप रहे थे। उस समय जो खोखले सभ्यता थे, उद्योग के बीच के उनके बीच चिंतन ने आकर ये सब कार्य करना प्रारंभ किया। ये फ्रेंड्स, और आपके ये जो हैं क्या कहते हैं द कल्चर इंडस्ट्री,
ये जो बुक है द कल्चर इंडस्ट्री में आपके होखाइमर और एडेनो ने फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए पूंजीवाद के तहत संस्कृत के अध्ययन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया है। कौन कौन, आप ध्यान दीजिएगा, ये द कल्चर इंस्टीट्यूट में होखाइमर हैं और एडोनो आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े हैं, जो पूंजीवादी और संस्कृत के अध्ययन के बुनियादी ढांचा को तैयार किया है। इनका विचार है कि मास मीडिया ने संस्कृत का वास्तविक स्वरूप को बदल दिया है। ये फ्रेंड्स ये आपके जो है थियोडोर एडोनो के बारे में था। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 आपका ये क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 4 ये कह रहा है आपका सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए थॉमस ई ड्राइवेक, और ऑप्शन बी है राम आहूजा, ऑप्शन सी जेफ्री डी सैक्स, ऑप्शन डी जॉन हनीगन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है जो है आपका ऑप्शन ये बी हो जाएगा। क्या कह रहा है, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका ऑप्शन बी राम आहूजा हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक आपके राम आहूजा हैं। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है सन 1992 में, क्योंकि सन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो है इसी से मिलते जुलते कुछ बुक्स और हैं, आप नोट कर लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में दिसंबर 2022-21 वाले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अब कुछ हैं जैसे आपके ये है द सोशियोलॉजी ऑफ डिजायर्स, नोट कर लीजिएगा, ये बुक है, मैं जो बता रहा हूँ बुक का नाम है द सोशियोलॉजी ऑफ द डिजायर्स। इसको किसने लिखा, थॉमस ई ड्राइवेक ने। ऑप्शन ये जो आपका है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन ये आपका इस बुक को जो है द सोशियोलॉजी ऑफ डिजायर, ये थॉमस ई ड्राइवेक ने लिखा है। तो 2019 में लिखा है इन्होंने इस बुक को, आप सब ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपके जॉन हनीगन हैं आपके, ये ऑप्शन ये कहाँ गए डी, ये जॉन हनीगन, इन्होंने जो है जो बुक लिखा है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, इसको ध्यान दीजिएगा, सन 1995 में लिखा है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, उम्मीद करता हूँ कापी पेन लिए होंगे, क्योंकि ये जो मैं नोट करा रहा हूँ एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बार बार मैं कह रहा हूँ। यदि आप नोट करेंगे बाद में आपको जब एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाएगा, हो सकता है तो आपको पश्चाताप हो, इसलिए ऐसा ना हो, पश्चाताप करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा आप सब। और ये जो आपके जेफ्री डी सैक्स हैं, ये ऑप्शन सी, ये जेफ्री डी सैक्स, इन्होंने जो है आपका द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक लिखा है। क्या लिखा है, द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सन जो है 2015 में लिखा है। कब लिखा है इन्होंने, ये 2015 में। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर ये आपका हो गया 5, ये क्या कह रहा है देखते हैं। उपनगरीय समूहन का अभिप्राय है, ये प्रश्न कह रहा उपनगरीय समूहन का अभिप्राय क्या है। तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का समूह, ऑप्शन बी है विभिन्न संस्कृतियों का संगम, ऑप्शन सी है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा पहचान बनती है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का, आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, ये फ्रेंड्स ऑप्शन ए है, ये क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का समूह, उपनगरीय समूहन का अभिप्राय इसी से है। क्योंकि आप देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, उपनगरीय समूहन का अभिप्राय क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों के समूह से है, क्योंकि उपनगरीय समूहन की अवधारणा आपके सर्वप्रथम किसने दिया है, ये जो है पैट्रिक गेट से
जो आपके एक सोशियोलॉजिस्ट हैं पैट्रिक गेट्से ने सन 1915 में अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सा है पैट्रिक गेट्से का, सिटीज इन यूलेशन में दिया है, जो कि वर्तमान समय में इस अवधारणा का प्रयोग जो है नगरीय और नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण उद्योगों तथा बस्तियों के फैलने के कारण आसपास के नगरों में जो छोटे छोटे कस्बे और महानगर होते हैं वो इनमें विलीन हो जाते हैं, मतलब इसमें में समाहित हो जाते हैं। इस उपनगरीय समूहन की इस प्रक्रिया में जो है महानगरों के आसपास के छोटे मोटे नगर कस्बे महानगर के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनकी सीमाएं होता है उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे से जो है सट जाते हैं इतना। आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6 आप सभी के लिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है। आपका ऑप्शन ए है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी लुई बर्थ, ऑप्शन सी फर्डिनेंड टानिज, ऑप्शन डी मैनुअल कैसल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ये डी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन डी मैनुअल कैसल्स, नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा आपके मैनुअल कैसल्स ने दिया है आपका। तो जो आपके ये हैं जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन ये है जॉर्ज सिमेल आपके, ये जो है इनकी अवधारणा क्या है, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ की अवधारणा इन्होंने दिया है आपके जॉर्ज सिमेल ने। और आपके जो ये लुई बर्थ हैं इनकी क्या अवधारणा है आप लोग नोट करते जाइएगा, एग्जाम आप भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके जो है यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा जा चुका है। लुई बर्थ का जो है इन्होंने नगरवाद जीवन पद्धति के रूप में इनकी अवधारणा दिया है लुई बर्थ ने। और आपके ये जो टानिज हैं फर्डिनेंड टानिज, इनके बारे में तो आप फेमस है, ये गेमलसाफ्ट और जेसलसाफ्ट की अवधारणा दिया है। पिछले क्लास में मैंने गेमलसाफ्ट और जेसलसाफ्ट क्या है विस्तार पूर्वक से बता रखा है, आप पिछला क्लास देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके समझ में आ जाएगा अगर आपको गेसलसाफ्ट जेमलसाफ्ट की जानकारी ना हो तो, क्योंकि यहाँ बताने का मतलब है क्लास लंबा हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे जो पूरा कराना है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 7, ये क्या कह रहा आपका प्रश्न नंबर 7, ये कह रहा डॉट डोरोथी स्मिथ सन 1978 द्वारा, डॉट ये फ्रेंड डोरोथी स्मिथ सन 1978 द्वारा मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य महिलाओं के दैनंदिन अनुभव से जुड़ी हुई अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा वैयक्तिक अध्ययन, ऑप्शन बी कह रहा विषय वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन सी कह रहा संस्थागत निर्यात वर्णन, ऑप्शन डी कह रहा सहभागी कार्य शोध। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये संस्थागत निर्यात वर्णन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या होता है, ये संस्थागत निर्यात वर्णन डोरोथी स्मिथ ने सन 1978 द्वारा मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य है इनका कि महिलाओं के दैनंदिनी मतलब दैनिक जीवन में अनुभव से जुड़ी हुई अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। जबकि व्यक्तिगत अध्ययन क्या है, ये जो आपका ऑप्शन ए है, इसमें ध्यान दीजिएगा ये लोग, ऑप्शन ए ये वैयक्तिक अध्ययन जो ये आपके जो लिपले हैं, लिपले ने इस विधि का प्रयोग किया है, सोशियोलॉजिस्ट लिपले ने, इसको नोट करते जाइएगा आप सब। और विषय वस्तु विश्लेषण जो है ये आपका ऑप्शन बी विषय वस्तु विश्लेषण के जो आपके आर.के. मर्टन है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने इस विधि का प्रयोग किया है, विषय वस्तु विश्लेषण विधि का ये समाजशास्त्र के अंतर्गत किया है। और सहभागी कार्य शोध का तो आपको पता है रॉबर्ट चेम्बर ने किया है, ये आपके ऑप्शन डी जो है सहभागी कार्य शोध, इसको रॉबर्ट चेम्बर ने किया है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम आप भी, तो आप इसको नोट करते जाइए। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये प्रश्न नंबर 8, ये कह रहा है निम्न में से किस समाजशास्त्री ने व्यंजन की अवधारणा दी है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने व्यंजन की अवधारणा दी है। तो आपका ऑप्शन ए है अल्फ्रेड शूर्स, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन सी जूलियन हर्बरमास, ऑप्शन डी पीरे बोर्दों।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। आप भी बताइएगा प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या है। तो इसका प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर आपका ये है अल्फ्रेड सूज महोदय। ये आपके अल्फ्रेड सूज महोदय हैं, इनके बारे में आप पढ़े होंगे काफ़ी। जो है ये जो सोशोलॉजिस्ट हैं, एक चिंतक विचारक हैं, इन्होंने आपके व्यंजन की, अल्फ्रेड सूज ने व्यंजन की अवधारणा दी है आपकी। ये जो आपके ऑप्शन बी अगले समाजशास्त्री इरविंग गॉफमैन, ये जो आपके लांछन, ये लांछन की बात चर्चा करते हैं आपके, ये लांछन है। इस पे फ्रेंड लिखते नहीं बनता है क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ डिस्प्ले पे मोबाइल के। अब अगला ऑप्शन है, ये देखते हैं जुर्गेन हैबरमास। ये जुर्गेन हैबरमास जो ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, इसको आप देखिएगा। ये संप्रेषणात्मक क्रिया की इनकी अवधारणा है। क्या है? संप्रेषणात्मक क्रिया। और ये आपके जो पीरोवर्दों है ऑप्शन डी, इसको नोट करते जाइएगा। ये क्षेत्र के विषय में वर्णन की बातें करते हैं आपके, क्योंकि जो अल्फ्रेड सूज हैं आपके व्यंजन की अवधारणा प्रस्तुत किया इरविंग गॉफमैन ने। इनकी पुस्तक जो इष्टगमा है, नोट कर दीजिएगा, 1963 में इष्टगमा में ये लांछन की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो मैंने बताया इष्टगमा। आपके हैबरमास ने है, इनकी पुस्तक है हैबरमास की द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, कब 1981 में लिखा। इसमें इन्होंने संप्रेषणात्मक क्रिया का अध्ययन किया है। पीरोवर्दों ने अल्जीरिया का आदिवासी समुदाय पे कार्य किया है, उसी का फील्ड वर्क किया है, मतलब क्षेत्र का वर्णन किया है फ्रेंड्स, ये आपके पीरोवर्दों। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा प्रश्न नंबर ये 9 आप सबके लिए। ये कह रहा 9 नंबर आपका प्रश्न कि तंजौर गांव के बदलते अस्थिरीकरण पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में आंद्रे बेंते ने, कौन से गांव? तंजौर गांव के बदलते अस्थिरीकरण पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में आंद्रे बेंते ने व्यवस्था में परिवर्तन अवलोकित किया है। कौन सी व्यवस्था में किया है? जो डॉट डॉट ये आपका ऑप्शन आ रहा है, ये व्यवस्था कह रहा है। कौन सा व्यवस्था में परिवर्तन किया है? तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए जात यानी कास्ट, ऑप्शन बी वर्ग यानी क्लास, ऑप्शन सी शक्त यानी पावर, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का? तो इसका है, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने जो है आपके तंजौर गांव के बदलते अस्थिरीकरण पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में आंद्रे बेंते ने जाति वर्ग शक्ति यानी तीनों पे आपका ये जाति वर्ग शक्ति तीनों व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अवलोकित किया है। यानी कि इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आप देखिए तंजौर गांव के बदलते अस्थिरीकरण पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में आंद्रे बेंते ने उपरोक्त सभी जाति वर्ग तथा शक्ति व्यवस्था में परिवर्तन अवलोकित किया है। आंद्रे बेंते भारत के प्रमुख समाजशास्त्रियों और लेखकों में से एक हैं, ये आप सभी को फ्रेंड्स पता है। उन्हें विशेष रूप से दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए जाना जाता है आंद्रे बेंते को। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तंजौर गांव की जाति व्यवस्था का अध्ययन जो है कहाँ, ये तंजौर गांव के यहाँ है दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जाति व्यवस्था का अध्ययन अपनी पुस्तक में किया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है आपको अभी बताया ही मैंने, कास्ट क्लास एंड पावर जो है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ सर्टिफिकेशन इन तंजौर विलेज, 1965 में किया है। इसको नोट करिएगा, सन जो 1965 में इम्पॉर्टेंट। बेंते ने भारतीय समाज के जाति मॉडल के बुनियादी विशेषताओं को रेखांकित किया। तो इनकी विशेषताएं क्या है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका विचार आधारित है कि लोगों को वास्तविक व्यवहार पर है। इनके जो विचार हैं, जो अवधारणाएं प्रकट किया है इन्होंने आंद्रे बेंते ने, लोगों के वास्तविक व्यवहार पर, नंबर 1। नंबर 2, इनके विचार शास्त्रीय ग्रंथों में पाए जाते हैं। और नंबर 3 है प्रणाली यानी खेल के नियमों पर आधारित ही इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। और नंबर 4 है जो विभिन्न जातियाँ हैं, इनके जो पूरक मतलब कार्य हैं, उस कार्यों को पूरा आपसी जो संबंध है गैर विरोधी है, सभी का इन्होंने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है आपको ये कास्ट क्लास पावर में। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करते जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम आप भी फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10। ये क्या कह रहा आपके लिए, प्रश्न उत्तर नंबर 10 आपका ये कह रहा है अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है। तो आपका ध्यान दीजिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो अपने आप
आपका आंसर निकल आता है। अगर प्रश्न ध्यान नहीं देंगे तो आप जो है आंसर गलत कराएंगे। तो ये देखिए, अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है कारखाने का उत्पादन, ऑप्शन बी है पूंजीगत उत्पादन, ऑप्शन सी थोक उत्पादन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? आप सब ध्यान दीजिएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ये डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि अधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों के आपको कारखाने का ये जो है आप ध्यान दीजिए उपरोक्त सभी है, या आपका ऑप्शन ये कारखाने का उत्पादन, पूंजीगत उत्पादन, थोक उत्पादन, ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत मतलब मानव द्वारा, फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, उत्पादों को विशेषता युक्त से कारखाने का उत्पादन, पूंजीगत उत्पादन तथा थोक उत्पादन कहा जाता है। ये आप सब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर ये 11 क्या कह रहा है आप सभी के लिए? 11 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जात व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ये ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कौन सी एक जात व्यवस्था की विशेषता नहीं है, क्या कह रहा है? तो ऑप्शन ए दिया है गैर आनुवांशिक व्यवसाय, ऑप्शन बी दिया प्रदूषण और पवित्रता, ऑप्शन सी दिया पदानुक्रमण, ऑप्शन डी दिया खंडात्मक विभाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये गैर आनुवांशिक व्यवसाय, ये ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि कह रहा कौन सी जात एक व्यवस्था की विशेषता नहीं है, जात व्यवस्था की विशेषता नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा इसको, ये जो आपके जीएस घुरिये हैं, इनकी पुस्तक है भारत में जात एवं प्रजात, यानी जीएस घुरिये यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये, अपनी पुस्तक में भारत में जात एवं प्रजात, इनके बुक का नाम है, इसकी जात का विस्तृत अध्ययन किया है। इस पुस्तक में इन्होंने जो है अब अलग अलग नामों से जात की व्यवस्था के बारे में बताया है, जात और वर्ग के बारे में। सन 1950 में इन्होंने इसका वर्णन किया है, जात और वर्ग व्यवसाय। 1961 में इनकी ये बुक प्रकाशित हुई है। घुरिये जात व्यवस्था की 6 विशेषताओं का विश्लेषण किया है, जो इस प्रकार है, आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 है खंडात्मक विभाजन, और नंबर 2 पदानुक्रमण, नंबर 3 है खान पान सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, और नंबर 4 है धार्मिक निर्योग्यताएं या प्रदूषण तथा अपवित्रता, और 5 नंबर है इनका व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध है। और अगला नंबर है अंतर्विवाह। घुरियों ने आपके इस प्रकार 6 गुणधर्मों को लक्षण विशेषताओं के आधार पर जात व्यवस्था का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व को माना है। ये फ्रेंड्स आपका प्रश्न नंबर 11 था। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर, गर्मी बहुत अधिक लग रही फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट है नहीं और फैन चल नहीं रहा, जिस कारण गर्मी बहुत अधिक लग रही है। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये 12 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, किसने कहा है कि सभी अवधारणाएं अमूर्त होती हैं? प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसने कहा है कि सभी अवधारणाएं अमूर्त होती हैं एवं वे यथार्थता के कुछ विशेष पक्षों को प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए गुडी एवं हार्ट, ऑप्शन बी पीवी यंग, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी मिचेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का? तो इसका आंसर है, आप सब समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन ए हो जाएगा गुडे एवं हार्ट इसका, क्योंकि ये कह रहे हैं सभी अवधारणाएं अमूर्त होती हैं एवं वे यथार्थता के कुछ ही विशेष पक्षों को प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आपके गुडे एवं हार्ट की अवधारणा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करिए। तो आपका ऑप्शन ए दिया है अस्थिरीकरण एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी कह रहा है अस्थिरीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण एक सरल प्रक्रिया है। ऑप्शन सी कह रहा है आपका अस्थिरीकरण नियोजित प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन डी कह रहा है
सामाजिक स्त्रीकरण परिणामात्मक होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए फिर से, स्त्रीकरण एक अवैयक्तिक प्रक्रिया जबकि विभेदीकरण एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। एक बार ध्यान देते हैं पूरा ठीक से। स्त्रीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण एक सरल प्रक्रिया है। तो सही है ही फ्रेंड्स है। और स्त्रीकरण नियोजित प्रक्रिया जबकि विभेदीकरण स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। और नंबर डी है, इस सामाजिक स्त्रीकरण परिणामात्मक परिमाणिक होता है, ये भी सही ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, यही आंसर है इसका। स्त्रीकरण एक अवैयक्तिक प्रक्रिया जबकि विभेदीकरण एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये कह रहा है इसमें से कौन सा असत्य है। तो ये असत्य यही है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ये आंसर इसका हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है आदर्श प्रारूप के बारे में सत्य विकल्प का चयन करिए। कह रहा है आदर्श प्रारूप के बारे में सत्य विकल्प का चयन करिए, यानी कि इसमें कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, आदर्श प्रारूप मूर्त है। ऑप्शन बी है, आदर्श प्रारूप में शोधार्थी का अपना मूल निहित होता है। ऑप्शन सी है, आदर्श प्रारूप का संबंध वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सब समझ ही गए होंगे, कॉमन सेंस पे थोड़ा ही ये शोध का प्रश्न है फ्रेंड्स। ये जो पूछा जा रहा है शोध से जुड़ा हुआ आदर्श प्रारूप का दे रहा है। तो इसका ऑप्शन सी आपका आंसर ये है, ऑप्शन सी, आदर्श प्रारूप का संबंध वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़ा है। ये कॉमन सेंस का, क्योंकि आदर्श प्रारूप का संबंध वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़ा है, ये आंसर है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। गर्मी बहुत अधिक। ये है प्रश्न नंबर 15। कह रहा सामाजिक अनुसंधान के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करिए। किसमें? सामाजिक अनुसंधान के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करिए फ्रेंड। ये असत्य विकल्प का कह रहा, क्योंकि इसमें से एक असत्य है, बाकी 3 सत्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा विषय से संबंधित कार्य कारण संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन बी, प्राकल्पना की जांच करना। ऑप्शन सी, नए तथ्यों की खोज व पुराने तथ्यों की जांच करना। ऑप्शन डी, क्या होना चाहिए और का अध्ययन होता है। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है फ्रेंड्स शोध का, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी मित्रों इसका आंसर पहले से ही पता हो गया होगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी फ्रेंड्स, क्योंकि ये कह रहा है असत्य की खोज करना। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए विषय से संबंधित कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया ही जाता है शोध कार्य में। प्रकल्पना की जांच करना तो जरूरी है, नए तत्वों की खोज और पुराने तत्वों की जांच तो किया ही जाता है। लेकिन क्या होना चाहिए, क्या अध्ययन होता है, इसका तो ऐसी कोई बात है नहीं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 आपका आप सभी के लिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसने कहा है कि विवाह यौनाचार को नहीं अपितु पितृत्व की अनुज्ञा का लाइसेंस प्रदान करता है। ये प्रश्न रिपीटेड है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दें। किसने कहा कि विवाह का यौनाचार का नहीं अपितु पितृत्व की अनुज्ञा लाइसेंस प्रदान करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो है मैंने पिछली क्लास में ये प्रश्न करा चुके हैं। तो आप सब इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए, वेस्टरमार्क। ऑप्शन बी, जीपी मर्डॉक। ऑप्शन सी, मेलानोव्स्की। ऑप्शन डी, क्लाउड लेवी स्टार हैं। तो इसका आंसर आप सब बताइएगा 16 नंबर का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये मेलानोव्स्की ने आपको कहा है कि किसने कहा विवाह यौनाचार की नहीं अपितु पितृत्व की अनुज्ञा। इनका कहना है फ्रेंड्स कि जो विवाह होता है वो शारीरिक संबंध के लिए नहीं होता है, बल्कि ये जो है ये पैतृक सत्ता अपनाने के लिए, मतलब ये जो हस्तांतरण होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद एक दूसरे से, ताकि कोई अपना ले, इसके लिए शादी विवाह किया जा रहा है, ना कि जो है यौनाचार के लिए किया जा रहा है। ये मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ये मतलब सत्ता का हस्तांतरण के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 आपका 17 नंबर क्या कह रहा है आपका। ये 17 नंबर कह रहा फ्रेंड्स आपका प्रश्न, किसका कथन है कि स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का 36 विभाजन है। कह रहा है स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज में 36 विभाजन है। ये किसका कथन है पूछ रहा है। तो आपका आंसर दिए रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पार्सन्स।
ऑप्शन बी दे रहा आगबर्न, ऑप्शन सी रेमंड फर्थ, ऑप्शन डी रेमंड मूरे। तो आप बताइएगा आप सब इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्थिरीकरण उत्तर निम्न स्तर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है 17 नंबर का। तो इसका आपके आंसर ये आपका ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, ये रेमंड मूरे हो जाएंगे। इसका इन्हीं का ये अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 18 आपका ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 आपका 18 कह रहा है आपका हिंदू विवाह, ये थोड़ा सेट करने कह रहा है आपका ऊपर हो जा रहे, सॉरी फ्रेंड। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का हिंदू विवाह पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। ये कह रहा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का हिंदू विवाह पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है, अब हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार ना होकर स्त्री पुरुष के बीच एक कानूनी समझौता बन गया। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है इस अधिनियम के तहत एकल विवाह को ही मान्यता दी गई है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल बी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है केवल ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, आप विवाह परिवार नातेदारी का प्रश्न मैंने करा दिया इसके पहले, उसी संबंधित है। तो मेरे ख्याल से ये आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए और पता भी होगा, क्योंकि इसमें इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जो है ये ऑप्शन डी। क्योंकि आप देखिए ये आपका अब हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार ना होकर स्त्री पुरुष के बीच एक कानूनी समझौता भी है, ये भारतीय संविधान के अनुसार इसलिए सत्य है। इस अधिनियम के तहत एकल विवाह को ही मान्यता दी गई है, ये भी सत्य है। एकल विवाह मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक पत्नी अंतरिम बहुविवाह वगैरह का कानूनी वैधानिक रूप से रोक है फ्रेंड्स, अपने खासकर भारतीय समाज में जो है संवैधानिक रूप से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या फ्रेंड्स, ये प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आपका। यह कह रहा वह राज्य जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है। ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में ये जो आपका जहाँ सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है, सोशियोलॉजी में भी पूछा जाता है आपका, ये पोल का प्रश्न है, ये जियोग्राफी में भी पूछा जाता है। ये प्रश्न हर जगह हर जीएस में हर जगह पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन डी है राजस्थान में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 20 क्या कह रहा है आपका, ये प्रश्न उत्तर नंबर 20 फ्रेंड्स। ये कह रहा है परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप सब बताइएगा। नंबर 1 ये है प्राथमिक समूह, कह रहा फ्रेंड्स परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 है प्राथमिक समूह, नंबर बी है ये ऑप्शन ए प्राथमिक समूह, ऑप्शन बी अति समूह, ऑप्शन सी द्वितीयक समूह, ऑप्शन डी है आपका तृतीयक समूह। 20 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका प्राथमिक समूह ही आंसर है फ्रेंड्स। आप सभी को पहले से पता होगा कि इसका आंसर आपका प्राथमिक समूह है, ऑप्शन ये सही आंसर इसका यही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गर्मी बहुत लग रही फ्रेंड्स, इसलिए मैं प्रश्न को थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, आप सब ध्यान दीजिएगा गर्मी की वजह से। बाकी ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इस पर बहुत वो भी नहीं मैं कर रहा हूँ, जल्दी करा दे रहा हूँ। इसका आप सभी को आंसर पता भी होगा अगर आप लोग साल पेपर सॉल्व करते होंगे। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसमें कुछ नए हैं, बाकी सब पुराने प्रश्न ऐड किए गए हैं फ्रेंड्स। आप देखिएगा ये कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, कह रहा निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं सुमेलित है एक तरह से। आपका ऑप्शन ए है इमाइल दुर्किम सेकुलरवादी, कह रहा ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल फिलासफी ऑफ मनी, ऑप्शन सी कह रहा चार्ल्स हटन कूले लुकिंग कला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप सब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी ये उपरोक्त सभी।
क्योंकि ये इमाइल दुखुम जो है सेकुलरवादी हैं। जासिमेल भी फिलासफी ऑफ मनी इनकी वो ये लिखे हैं, इस बुक की है। और चार्ल्स हटन कूले लुकिंग ग्लास सेल्फ इन्हीं की है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 22 ये आपका क्या कह रहा है। 22 ये कह रहा है एनोमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ये जो आपका ऑप्शन एनोमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है कह रहा फ्रेंड। तो आपका ऑप्शन ए है नवाचार के लिए, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, ऑप्शन सी मानक विहीनता के लिए, ऑप्शन डी है व्यवस्था के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो एनोमी शब्द का मानकहीनता के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सी आपका ये आंसर हो जाएगा। एनोमी शब्द का प्रयोग आपका मानकहीनता के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका है। ये आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है किसने कहा था कि संस्कृत किसी तथ्यों, प्रावधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। आपका ऑप्शन ए है एडवर्ड बर्नार्ड टायलर, ऑप्शन बी क्रोबर, ऑप्शन सी रूट बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी है डेविड बिडेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है। ये देखिए आप लोग डेविड बिडेन है इसका आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर ये 24 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए 364 आर्टिकल 364 यानी कि अनुच्छेद 364 है, बी 365, सी 366, डी 367। तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति को जो परिभाषित करता है। इसका आंसर बताइएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है आर्टिकल 366 यानी 366 जो अनुच्छेद है ये फ्रेंड्स अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 25 ये कह रहा है भारत में परिवार की आंतरिक संरचना शक्ति एवं सत्ता, भावुकता एवं कार्य की उपसंरचनाएं हैं। यह मत किसका है। कह रहा भारत में परिवार की आंतरिक संरचना शक्ति एवं सत्ता, भावुकता की उपसंरचनाएं, यह मत किसका है। तो आपका ऑप्शन ए है टी.एन. मदान, ऑप्शन बी एलिन रॉस, ऑप्शन सी पैट्रिशिया ओबराय, ऑप्शन डी है सुविता जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का आप सभी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका बी है एलिन रॉस। ये जो भारत में परिवार की आंतरिक संरचना शक्ति एवं सत्ता, भावुकता एवं कार्य की उपसंरचनाएं हैं, ये इन्हीं का जो है अवधारणा है एलिन रॉस का फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है निम्नलिखित में किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणाएं प्रस्तुत की है। क्या प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणाएं प्रस्तुत की है। तो आपका ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी बुगार्ट्स, ऑप्शन सी लिप्सेट, ऑप्शन डी है मैकाइवर एवं पेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा 26 का आंसर। तो इसका आंसर सिंपल सा है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है। ये आपके मैकाइवर एवं पेज हैं जो कि प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की चर्चा करते हैं। ये आपके मैकाइवर एवं पेज। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 27 ये क्या कह रहा है आप सभी के लिए। कह रहा है के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया। आपके जो के.एम. कपाड़िया सोशियोलॉजिस्ट हैं, कह रहा परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया। ऑप्शन ए कह रहा नौसारी गांव, ऑप्शन बी महुआ गांव, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी गौरा गुजर। तो आप फ्रेंड्स ये के.एम. कपाड़िया जो है किस गांव का अध्ययन किए हैं ये आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप सब तो इसको बार बार पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा के.एम. कपाड़िया ने नवसारी गांव का अध्ययन कर रखा है। और आपका ये जो ऑप्शन है महुआ, इसको आई.पी. देसाई ने, ईश्वर प्रसाद देसाई ने किया है। अयोध्या फ्रेंड्स आप सब जान ही रहे हैं एक धार्मिक नगरी फेमस है जो फैजाबाद था, उसी का नाम बदल के मतलब पूरे ज़िले का, अयोध्या तो था ही, पूरे ज़िले का नाम कर दिया गया अयोध्या। अयोध्या जो आपके हमेशा इस कुछ समय पहले विवादित रहा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेके। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो है 3 बेंच की जो फैसला आया है 2-1 से फ्रेंड्स ये जान ही रहे हैं, ये मंदिर और मस्जिद का फैसला लागू हो गया। मंदिर का निर्माण जो कि इस समय वर्तमान में चल भी रहा है, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड रहा है। जो कोर्ट के फैसले के तहत मंदिर की जगह को दे दिया गया और जो आपके मस्जिद की जगह थी वो अयोध्या से
25-30 किलोमीटर दूर है एक जगह, उनको अयोध्या से मतलब मस्जिद बनाने के लिए जगह दे दी गई है। और राम मंदिर की जगह जहाँ था वहाँ राम मंदिर की जगह दे दिया गया, जहाँ मंदिर का निर्माण चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है फ्रेंड्स। इसके बारे में ज़्यादा बताने जरूरी नहीं है, काफ़ी हाईलाइट मैटर है, आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये प्रश्न नंबर 28 ये कह रहा है, बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने प्रकार का बताया है। किसने? आपके सोशियोलॉजिस्ट बोगर ने अपराध को प्रकृति के आधार पर जो है कितने प्रकार का बताया था। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7 प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप भी बताइए 28 का, कि बोगर ने कितने प्रकार, तो इन्होंने 4 प्रकार का, ऑप्शन ये 4 प्रकार के अपराध का जो है प्रकृति के आधार पर जिक्र किया आपके जो है बोगर ने। फ्रेंड गर्मी बहुत है इसलिए इसका मैं विस्तार नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखते हैं 29 प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो आपका ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी अनुसूची, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी साक्षात्कार। ये फ्रेंड्स आपका जो है रिसर्च का क्वेश्चन है, शोध का जो है ये यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ये जो मैं करा रहा हूँ फ्रेंड 29 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का, ये प्रश्नावली है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी प्रश्नावली। ये जो कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जो है तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है, तो आपका ये यही हो जाएगा फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष स्रोत जो है आपका प्रश्नावली आंसर है इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 30। ये क्या कह रहा है आपका 30 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है, सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र कहा जाता है। किस चीज़ का प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन डी वैयक्तिक अध्ययन विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा, 30 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वैयक्तिक अध्ययन विधि। फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी है, आप सब ध्यान दीजिएगा, वैयक्तिक अध्ययन विधि सामाजिक खोज की जो है ये सूक्ष्म विधि दर्शन कहा जाता है वैयक्तिक अध्ययन विधि को। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है 31। ये क्या कह रहा है आप सबका, विश्लेषण पद्धति, जो ये विश्लेषण पद्धति है सन 1954 में प्रयोग किया गया है। तो ये क्या बोला जाते हैं, इसका ऑप्शन ए समाज मित्र, ऑप्शन बी अंतर्वस्त्र विश्लेषण, ऑप्शन डी परीक्षण में, ऑप्शन डी साक्षात्कार में। तो ऑप्शन इसकी ये भी फ्रेंड शोध का प्रश्न ही है 31, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, ये जो 31 प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वस्त्र विश्लेषण, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्वस्त्र विश्लेषण। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। ये प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अभिजात वर्ग को प्लेटो ने विभाजित किया है। अभिजात वर्ग को प्लेटो ने विभाजित किया किस में, ऑप्शन ए शासक और गैर शासक में, ऑप्शन बी राजनैतिक और आर्थिक में, ऑप्शन सी धार्मिक और गैर धार्मिक में, ऑप्शन डी परंपरागत और आधुनिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का, आप सब भी बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है शासक और गैर शासक में विभाजित किया अभिजात वर्ग को आपके जो समाजशास्त्री प्लेटो ने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ये 33। ये क्या कह रहा है आप सबका 33, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या कह रहा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए कह रहा आपका दुर्खीम और मैक्स वीबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होता है, और आपका दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का, आप सब बताइएगा जो है। तो इसका आंसर आपका दुर्खीम के अनुसार, ये जो दे रहा है दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम
ये फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, दुर्कीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड्स। ये आप इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 34। ये क्या कह रहा है 34 आपका, अपनी पुस्तक, ये आपका कह रहा निम्नलिखित में से ये जो इनकी पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी रचना है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन डी है लुई डूमा। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है, ये तो काफ़ी मित्रों को पता ही होगा मेरे ख्याल से फ्रेंड्स कि सोशल चेंज ये किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो आपका है निम्नलिखित में से सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक 32 का है। फ्रेंड्स आप सब बताइएगा इसका आंसर। मैं सोचता हूँ आप सब खुद ही इसका आंसर बताएं कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा प्रश्न उत्तर नंबर 34 का। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है 35 आप सबका। ये क्या कह रहा है 35 नंबर प्रश्न, ये कह रहा है सामाजिक अस्थिरीकरण के 4 स्वरूप हैं, दास प्रथा, जागीर, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है। आपका ये आपका किसने की सामाजिक अस्थिरीकरण के 4 स्वरूप हैं, दास प्रथा, जागीर, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है। तो इसका आंसर जो आपका दे रहा है बताइएगा। ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी स्मिलर, ऑप्शन डी टॉम बोटो मोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, ये देखिएगा टॉम बोटामोर। सामाजिक अस्थिरीकरण 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीर, जातियां, सामाजिक वर्ग की विवेचना, यह उदाहरण आपके टॉम बोटामोर का है, बोटामोर का है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या कह रहा है 36 नंबर आपका। ये कह रहा है किसके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है। समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है किसके अनुसार। ऑप्शन है पीटर बर्जर, ऑप्शन बी है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी मिल्स, ऑप्शन डी है जूलियन हर्बर मास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। तो ये है ऑप्शन ए फ्रेंड्स पीटर बर्जर, इसका आंसर हो जाएगा पीटर बर्जर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 37। ये आपका ये कह रहा किसने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन भी इसकी गहन परंपराओं का अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है ए के शरण, ऑप्शन बी डी पी मुखर्जी, ऑप्शन सी ए आर देसाई, ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का। तो इसके हैं आपके डी पी मुखर्जी, यानी ये फ्रेंड्स ऑप्शन बी डी पी मुखर्जी इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है 38 आपका। ये क्या कह रहा है आप सभी के लिए, किसने न्यूज रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये कह रहा है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक का जो है किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है कह रहा है फ्रेंड्स ये। तो ऑप्शन ए हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन डी गुडियम हार्ट, ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का। तो इसका आंसर आपके हो जाएंगे ये एंथोनी गिडेंस, आपके ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक आपके एंथोनी गिडेंस है। आइए देखते हैं 39 का। ये सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है। क्या सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए किसे उत्तरदायी माना है। नंबर ऑप्शन ए है तीव्र महत्वाकांक्षा को, ऑप्शन बी है अच्छे व्यापार की मांग को, ऑप्शन सी विभिन्न संपर्क का, ऑप्शन डी है बदला लेने की भावना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सदरलैंड। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ही रखा होगा क्योंकि ये आप सभी के सदरलैंड यूजी पीजी के कोर्स में भी फ्रेंड्स हैं। तो आप इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी है विभिन्न संपर्क का इन्होंने माना है। ऑप्शन सी ये आंसर है जो है सफ़ेद श्वेत अपराध का, श्वेतवसन अपराध को, जिसको सफ़ेद अपराध के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 40 आपका।
ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है कह रहा है। तो ऑप्शन ए गोत्र बहिर्विवाह, ऑप्शन बी प्रवर बहिर्विवाह, ऑप्शन सी पिंड बहिर्विवाह, ऑप्शन डी है वर्ण बहिर्विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप विवाह चैप्टर पढ़े ही हैं फ्रेंड्स आप सब, तो इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी वर्ण बहिर्विवाह यही आता नहीं होगा, क्योंकि ये बाकी ये आपका जो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए गोत्र बहिर्विवाह, ऑप्शन बी प्रवर बहिर्विवाह, ऑप्शन सी ये तीनों आते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। अब आपका ये आज का ये 40 क्वेश्चनों का एक श्रृंखला थी, जो एग्ज़ाम आप व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास को फ्रेंड्स आप सब ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम में आपका इस क्लास का सहयोग अवश्य मिलेगा जो है। और फ्रेंड्स क्लास के अंतिम में आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और ताकि आप जैसे मित्रों को इस क्लास का लाभ, इस निःशुल्क क्लास का लाभ और मित्रों को मिल सके फ्रेंड्स। और एक लाइक कर दीजिएगा हमारी क्लास को फ्रेंड, ताकि आपका एक लाइक ही मेरी ताकत है फ्रेंड्स जो है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए फ्रेंड्स। और आप लोग क्लास को फ्रेंड्स एक बार अगर समझ में ना आए दोबारा देखिएगा, एग्ज़ाम आप भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ज़रूर इस क्लास का सहयोग मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।